सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हल करने वाले बच्चों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का गणित का मॉडल पेपर। तो इसी पेपर का आधार पर आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड का पेपर किस प्रकार से आने वाला है और इस पेपर में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए उसका भी आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा। तो पेपर का समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। कुल पूर्णांक 80 नंबर। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको प्रत्येक पेपर में दिए होते हैं, तो इन निर्देश को पढ़ने के बाद ही आप जो है अपना आंसर लिखने का काम शुरू करें। जैसे कि रोल नंबर लिखना, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आपको ये बात पता होना चाहिए कि उत्तर पुस्तिका केवल आपको एक ही दी जाती है, इसके अलावा कोई अन्य उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। तो एक ही उत्तर पुस्तिका में आप अपने सारे उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो आज का पेपर शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 96 और 404 का मसा होगा। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है, हाई कॉमन फैक्टर पता करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है 96 और 404 के क्या करना है, आपको गुणनखंड करने हैं। तो 96 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 32 × 3 और 32 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 5 × 3। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 404 को लिख सकते हो 101 × 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 101 अभाज्य संख्या है। अब देखो आपको मसा ज्ञात करना है, तो मसा में क्या आएगा, जो सबसे छोटी घात हो, यानी कि जो कॉमन आ रहा है और छोटा हो। तो इसमें 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 4। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला द। तो 96 और 404 का मसा कितना है बच्चों, 4 आए। तो इसको इस प्रकार से जो है आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, बहुपद px बराबर x² - 2x - 15 के शून्यांक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, यानी कि a इंटू बी का मान कितना होगा। तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि -15 आंसर आ रहा है, लेकिन इसको अपन हल करके देखते हैं। आपको दे रखे बच्चों x² - 2x - 15। अब देखो आपने गुणनखंड विधि पढ़ रखी है, यानी कि पहले इंटू तीसरा बराबर दूसरे के टुकड़े। तो ये हो जाएगा पहला इंटू तीसरा कितना आ रहा है, x² और -15, यानी कि -15x², यानी कि -2x के ऐसे टुकड़े करने हैं। तो जोड़ने और घटाने पर तो -2 प्राप्त हुए और गुणा करने पर कितना है बच्चों, -15x² आए। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3x और माइनस का 5x। गुणा करेंगे तो माइनस के 15x² और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस का 2x प्राप्त होगा, ये आपके -15। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा, x² में से x निकल गया तो x बच गया प्लस 3। इसी प्रकार से यहाँ से आ गया 5x, -12 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया प्लस 15 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा 3। तो ये आ गया आपके पास x + 3 और x - 5। अब दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो ये आ जाएगा x + 3 = 0 और x - 5 = 0। तो ये आ जाएगा आपके पास x बराबर -3 और ये आ जाएगा x बराबर 5, यानी कि एक शून्य का आया आपके पास, अल्फा बराबर -3 आ गया और बीटा बराबर +5 आ गया। तो उसने पूछा है अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो -3 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, -15। तो इसमें दे रखा है आपको, ये दे रखा है -15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है बच्चों 2, 3, 4
5 6 का औसत यानी माध्य क्या होगा। तो आपको पता है माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कितने नंबर से, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो बटे 5 का भाग दे देंगे, तो इसका योग हो जाएगा टोटल 20 बटे 5, तो बराबर कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, 4 आ जाएगा। तो इसका औसत माध्य कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से जो है आपको पहले क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2x + y = 6 है, तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म क्या होगा। अब देखो x का क्या मान होना चाहिए और y का भी क्या मान होना चाहिए, इनको हल करने पे कितना योग प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो। पहला ऑप्शन दे रखा है 1,2, यानी कि x का मान अगर 1 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं तो 6 आता है नहीं आता है। देखो 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का y 2 + 2 4 के बराबर होता है, तो ये भी हल नहीं करेगा। अगला देखते हैं, जैसे कि इसमें आपको ये 2x + y = 6 है, अगर पहला ऑप्शन रखते हैं इसका मतलब क्या होगा, 2 × 1 + 2, ये किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला रखते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो ये किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। अगला ऑप्शन आ रहा है 2,2, यानी कि x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, रख के देखते हैं। 2 × 2 + y का मान 2 है, 2 × 2 4 + 2 बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो इसको कौन सा युग्म संतुष्ट कर रहा है, 2,2। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि AP का प्रथम पद 6 है और सारवंतर 3 है तो AP होगी। देखो प्रथम पद 6 है और सारवंतर 3 है, तो आपने पढ़ा है AP में क्या होता है बच्चों, A पद पहला पद, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D। पहला पद 6 है तो 6 में 3 जोड़ा, 6 × 3 9, फिर क्या हो जाएगा 6 + 2D, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो 6 9 6 6 क्या होता है बच्चों, 12 हो जाएगा, ये 12। इस प्रकार से देखो सीरीज बन गई 6 9 12। तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है आपको, 3 जोड़ते चलना है, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 3 15। इस प्रकार से आपकी AP क्या हो जाएगी बच्चों, 6 9 12 15। अगला है निम्न में कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है। तो आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर समरूपता के बारे में पढ़ा है, तो उसमें आपको एक तो कोण 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 नियम दे रखा है, भुजा कोण भुजा दे रखा है, भुजा 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 दे रखा है, कोण भुजा भुजा नहीं दे रखा है। तो ये वाली कसौटी जो है समरूपता की कसौटी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु 4,0 और B है 0,4 है, तो AB का मध्य बिंदु होगा। तो आपने मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ा है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 / 2। तो देखो 4 + 0 में 2 का भाग देंगे तो 4 बटे 2 का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 0 + 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 + 4 बटे 2, 4 + 0 बटे 2। तो हल करेंगे तो इसका मान भी 2 आएगा, इसका मान भी 2 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 2,2, यानी कि x के निर्देशांक को जोड़कर 2 का भाग लगाना, उसी प्रकार से y के निर्देशांक को जोड़कर 2 का भाग लगाना, तो आपका अभिष्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, त्रिभुज ABC में B समकोण है तथा cos A = 3/5 है, तो sin A का मान कितना होगा। यह आपका त्रिकोणमिति का प्रश्न है बच्चों। इसमें देखते हैं, cos A बराबर आपको दे रखा है 3/5, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है बच्चों, आधार बटे कर्ण दे रखा है, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको लंब ज्ञात करना है, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये आ गया 16। तो लंब का स्क्वायर 16 आया, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 16, इसका मान कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। तो लंब का मान कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, कर्ण का मान आपके पास 5 है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। तो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है 4/5 साइन ए का मान हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न दे रखा है, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखो किसी मीनार की छाया, यह कोई मीनार है, उसकी छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। अगर ये भी x है तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, छाया भी x हो जाएगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, इसका मतलब आपको जो है ये वाला कोण पूछा गया है, ये वाला कोण कितना होगा, इसे मैं मान लेता हूँ थीटा। ये कोण समकोण होता है, तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखो आपको एक कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो लंब पता है, आधार पता है, तो आपको ए सी बटा ए बी पता है, यानी कि ये तो है आपका लंब, ये है आपका आधार। और आपने पढ़ा है लंब बटे आधार बराबर किसके बराबर होता है बच्चों, टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा बराबर एक्स बटे एक्स, ये कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया है टेन थीटा बराबर 1। और थीटा में 1 किसका मान होता है, टेन में टेन 45 का मान होता है। तो इसका मतलब ये हो गया टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। तो जब किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है बच्चों 45 डिग्री। पहले क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन है बच्चों, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है बच्चों जो आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा दे रखी है उसका औसत निकालना। तो 10 और 25 35 होता है, 10 प्लस 25 बटे 2 करेंगे तो 35 बटे 2, इसका मान आएगा 17.5। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में होती है, तो ये क्या होती है बच्चों समांतर होती है। आपने पढ़ा है वृत्त वाले चैप्टर में, कोई वृत्त है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर अगर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो वह त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दोनों तरफ क्या कोण बनाएगी बच्चों 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोनों रेखाएं जो है 90 डिग्री के कोण पर है, तो आपस में क्या होगी बच्चों समांतर होगी। तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है बच्चों समांतर होती है। 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो इस चैप्टर को जो है आप एक बार पूरा देख लें। देखो ये कोई आपका घन के आकार का ब्लॉक है, इस पर कोई अर्धगोला अगर रखेंगे तो इस प्रकार से रखेंगे। अब इसकी भुजा कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर है। तो उसने पूछा है ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है तो उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो देखो व्यास क्या होगा घन की भुजा के बराबर ही होगा, तो अधिकतम व्यास कितना आ सकता है इसका 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर अधिकतम व्यास हो सकता है। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण का मान होता है। अब आपने सर्कल बनाया है, सर्कल को अगर 4 भागों में डिवाइड कर दें तो टोटल कोण कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। तो प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एक चतुर्थांश 90 90 90 90 9 चौक 36 360 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पासे को उछालने
जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो आपने पढ़ा है पासे में जो है 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं। 6 से बड़ा पासे में कोई अंक नहीं होता है, तो क्या हो जाएगी बच्चों, असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। कितनी होती है बच्चों, 0। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, पहले का ये अंतिम प्रश्न है। समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। तो आपने nवां पद पढ़ रखा है समांतर श्रेणी में। अगर अब इसमें देखते हैं, इसमें पहला पद दे रखा है आपको -3, सार्वंतर निकालते हैं। d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद है। दूसरा पद क्या है बच्चों, माइनस का 1/2। पहला पद क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 3 × 2 6, तो -1 + 6/2, ये आ गया 5/2। तो सारवंतर कितना आ गया बच्चों, 5/2। अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो आपने nवां सूत्र पढ़ रखा है, an बराबर a + n-1 × d। तो a11 यानी कि 11वां ज्ञात करना है। प्रथम पद आपका -3 है, प्लस पदों की संख्या 11 - 1, d का मान 5/2। तो ये हो जाएगा आपके -3 + 10 × 5/2। तो ये कट गया 2 से 10 कितनी बार, 5 बार। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। 25 में से 3 गया तो 22। तो ये आ गया आपका a11 बराबर 22। यानी कि जो ये आपको समांतर श्रेणी दे रही है कि इसका 11वां पद कितना है बच्चों, 22 है। इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को आपको हल करना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, AP 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद एवं सारवंतर लिखिए। देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों, 3। सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 1, और पहला पद कितना है, 3। तो 1 में से 3 गया, तो 1 - 3 करेंगे तो -2। कितना आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। अगला सवाल है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल है। तो आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि जब थीटा समान हो तो दोनों का वर्ग किसके तुल्य होता है बच्चों, 1 के तुल्य होता है। तो यहाँ भी थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो इसका मान किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 के बराबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, तिर्यक ऊंचाई। आपको r बराबर दे रखा है बच्चों 6 सेंटीमीटर और h बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आपने शंकु देख रखा है, इस प्रकार से होता है, ये इसकी हाइट, ये इसकी त्रिज्या, ये होती है तिर्यक ऊंचाई h, l, ये h है, ये r है। तो इसमें संबंध होता है बच्चों l² बराबर h² प्लस r²। h का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस 36 बराबर 100। तो l² बराबर कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया। तो l बराबर हो जाएगा √100। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 सेमी। अगला प्रश्न पूछा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। क्या ज्ञात करना है बच्चों, माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपने पढ़ रखा है, L + n/2 माइनस CF/F × H। निम्न सीमा n/2 का मान माइनस संचय बारंबारता समकक्ष बारंबारता × H। अगला प्रश्न है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है बच्चों, बहुलक। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है,
1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण, रचित कोण का मान कितना होता है। तो आपको पता है 1 मिनट की सुई 60 मिनट में, आपको पता है जब एक पूरा राउंड कर लेती है घड़ी, ये कोई मिनट की सुई है, ये पूरी घूमते हुए वापस इसी स्थान पर आती है, तो क्या होता है 1 घंटे के बराबर होता है। मिनट की सुई 60 मिनट में 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट पूरा कितना चक्कर लगाती है बच्चों, पूरा एक चक्कर लगाती है और कितने कोण तय करती है वो, 360 डिग्री का कोण तय करती है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बटे 60। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आएगा बच्चों, 6 डिग्री के बराबर। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यह आ जाएगा आंसर आपका 6 डिग्री। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो ये प्रश्न अपन पहले भी देख चुके हैं। इसकी प्रायिकता होती है बच्चों 0। क्या होगी, 0। अगला प्रश्न आपका है अति लघुरात्मक प्रश्न। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है। पहले वाले भी कितना अंक का था बच्चों, 1 अंक का था। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। ये देखो 1260 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इसमें जिसका भाग जा रहा है उसका भाग लगा दीजिए और हल करते जाइए। 2 का भाग दिया तो आ जाएगा बच्चों आपके पास 630, फिर 2 का भाग दिया, यह आ जाएगा आपके पास 315। इसमें 315 आ रहा है तो 5 का भाग जा रहा है तो यह आ जाएगा आपके पास 63 के बराबर। 63 में आपको पता है 3 का भाग जा रहा है तो यह आ जाएगा आपके पास 21 के बराबर। 21 में 3 का भाग जा रहा है, यह आ जाएगा आपके 7 के बराबर, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। तो इसका मतलब यह आ गया आपके पास 1260 बराबर क्या जाएगा बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 5 एक बार है और 7 एक बार है, तो 5 गुणा 7। तो सभी क्या अभाज्य संख्या है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 1260 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अगला प्रश्न दे रखा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य का 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो px का मान कितना दे रखा है बच्चों, px बराबर आपको दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर, इसका अल्फा दे रखा है आपको 3, तो के का मान ज्ञात करना है। तो जब भी आपको कोई शून्य पता हो तो सबसे पहले अगर कोई अज्ञात राशि ज्ञात करनी है तो इसको क्या करते हैं, px का मान 0 के बराबर रखते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे, अल्फा का मान दे रखे हैं 2, एक्स की जगह क्या रखना है बच्चों 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 9 2 इंटू करेंगे तो 18, 18 प्लस 3 21 प्लस के बराबर 0। अब देखो 21 प्लस के बराबर 0 आ रहा है, 21 का पक्षांतरण करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 21। इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 21। तो बहुपद का एक शून्य के का मान कितना आ गया बच्चों, माइनस का 21 आ गया। अगला प्रश्न है 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो आप मान लिए इसमें अपन ने माना अगर पेंसिल कितनी है बच्चों, x है, और पेन कितना है, y है। तो इसमें क्या दे रखा है 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। तो बीजगणित रूप में क्या हो जाएगा, ये 9x प्लस 8y बराबर 54। 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 के बराबर है, तो इसको बीजगणित रूप में कैसे लिख सकते हैं, 9x प्लस 8y बराबर 54 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है चित्र में DE समांतर BC है। DE समांतर क्या दे रखा है बच्चों, BC दे रखा है। AD की लंबाई इसमें दे रखी है आपको, और AE बटा EC
ए ई बटा ई सी का अनुपात आपको दे रखा है 3:2 और ए डी दे रखा है आपको 2.7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछा है आपको, डी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पढ़ रखी है, यानी कि थेल्स प्रमेय पढ़ रखी है। उसमें आपने पढ़ा है अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो इनका अनुपात क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। अगर इसको हल करेंगे तो ए डी का मान कितना है बच्चों, 2.7 आपको ज्ञात करनी है। बी डी बराबर इसका अनुपात दे रखा है आपको 3/2। इसको अगर हल करेंगे तो बी डी इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा पास बी डी बराबर 2 इंटू वज्र गुणा करेंगे 2 इंटू 2.7/3। तो ये कट गया 2.7, 9 बार 0.9 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.8। कितना आ जाएगा बच्चों, 1.8। तो बी डी का मान कितना आ गया बच्चों, 1.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला प्रश्न इसमें दे रखा है बिंदु P 3,4 की x अक्ष से दूरी। तो आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो x अक्ष से दूरी का मतलब होता है बच्चों y का मान, और y अक्ष से दूरी का मतलब होता है x का मान। इसको अगर निर्देशांक ज्यामिति के रूप में अगर बनाना चाहिए तो x का मान मान लो ये 3 है और y का मान ये 4 है। तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, लगभग लंब डालते हैं तो ये बिंदु कहाँ होगा बच्चों, P 3,4। अब देखो ये x अक्ष है, इससे कितना दूर है, 4 इकाई दूर है। तो x अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी, x अक्ष से दूरी बराबर 4 इकाई। इसी प्रकार अगर ये पूछता है y अक्ष से, तो y अक्ष का मतलब ये है, तो यहाँ से कितना दूर है, 3 इकाई। तो y अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 इकाई। तो जब भी आपको जिस अक्ष से दूरी पूछे उसके विपरीत जो मान है वो आपको इसमें बताना रहता है। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है बच्चों 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो 4 पाई का मान होता है बच्चों 22/7, आर का मान दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14। इसको अगर हल करते तो ये कट गया 2 बार, 4 इंटू 22 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 88 और 14 दूना 28। इसको अगर गुणा करते तो आपके पास आएगा बच्चों 2464। कितना आएगा, 2464 मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको क्या दे रखा है बच्चों, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या निकालनी है। तो आपने सूत्र पढ़ रखा है, आपको दे रखा है, पहले तो लिख लो h बराबर 11 सेंटीमीटर, r आपको ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको बेलन का 968 वर्ग सेमी। तो आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बच्चों, 2πrh होता है। इसका मान कितना दे रखा है आपको, 968 दे रखा है। तो इसमें अगर मान रखते हैं ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर का मान आपको ज्ञात करना है, एच का मान 11 दे रखा है बराबर 968। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 968 बट्टे की संख्या अगर उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगी गुणा में, और जो ऊपर है वो कहाँ आएगा बट्टे में, 2 इंटू 22 इंटू 11। तो अगर इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा आगे में बच्चों 14
सेंटीमीटर। कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। कट भी रहा है, 11 से कट जाएगा 88 बार, 22 में 44, 44 से 88 कटेगा बच्चों 2 बार, 2 इंटू 7 से करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। तो इसमें बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों? 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसकी त्रिज्या है बच्चों 14 सेंटीमीटर और एक केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें पूछा है इसकी चाप की लंबाई बताइए। तो आपको पता है चाप की लंबाई बराबर होती है पाई आर थीटा बटा 180। ये हो जाएगा एल बराबर, इसको सबसे आसान तरीका है, थीटा परिधि किसके बराबर होती है? 360 डिग्री के बराबर होती है। तो थीटा बटे 360 और परिधि होती है 2 पाई आर। तो इसको हल करते हैं तो एल बराबर कितना आ जाएगा? पाई आर थीटा बटे 180। तो एल बराबर आ जाएगा आपके पास पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपके पास दे रखा है 14, थीटा का मान दे रखा है आपके पास 60 डिग्री बटे 180 डिग्री। तो 7 से कट गया 2 बार, 60 से 180 कट जाएगा 3 बार, ये कट गया 2 बार, ये कटेगा 3 बार। तो एल बराबर 2 इंटू 22 करेंगे तो 44/3। तो हल करने पर एल का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 14.667 यानी कि 14.67 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। इसमें मान रखने पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया। यह आपका जो है त्रिकोणमिति का प्रश्न है। 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नताश कोण ज्ञात कीजिए। ये कोई 6 मीटर ऊंचा खंभा है, इसकी छाया दे रखी है आपको 2√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नतांश कोण ज्ञात करना है, तो थीटा ज्ञात करना है। अब इसमें देखो, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री का कोण, तो थीटा के सामने की भुजा को बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं बच्चों आधार, जहाँ पर कोण बन रहा है, और सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो आपको लंब और आधार में संबंध दे रखा है, तो जब भी लंब और आधार में संबंध हो तो आप किसका उपयोग करते हैं? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपको दे रखा है 6 और आधार आपको दे रखा है 2√3, यानी कि AC बटा AB आपको उपयोग करना है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये कट गया 3 बार, और मैं 3 को लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 बचा तो 3 को मैं लिख दिया √3 इंटू √3, बटे में चल रहा है √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, ये बच गया ओनली √3। और आपको पता है टेन थीटा में अगर √3 हो तो √3 किसका मान होता है बच्चों? 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। टेन थीटा अगर √3 हो तो थीटा का मान कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, वो भी इसी चैप्टर से है। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये भी सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। ये देखिए, कोई 20 मीटर ऊंचा पुल है और नाव का अवनमन कोण दे रखा है, और अवनमन कोण का मतलब होता है बच्चों ये वाला। कोई नाव यहाँ पर आ रही है इस प्रकार से, तो ये वाला कोण कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर देख रहे तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? एकांतर कोण 30 डिग्री। पुल की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 20 मीटर है।
कितनी है 20 मीटर। तो उसने पूछा ये दूरी कितनी है, यानी कि नाव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एक्स ज्ञात करना है आपको। तो इसमें भी देखो आपको क्या दे रखा है, लंब और आधार पता है, कोण पता है। तो इसमें भी किसका उपयोग करोगे आप, टेन थीटा का। तो आपने पढ़ रखा है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है लंब बटे आधार। लंब का मान है आपके पास टेन थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब बराबर 20 मीटर और आधार आपको पता करना x। ये हो जाएगा टेन थीटा का 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 बराबर 20/x। तो अगर इसको हल करेंगे वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों 20√3 मीटर। चाहो तो √3 का मान 1.73 रखेंगे, इसमें ये भी रख सकते हो x बराबर 20√3 का मान 1.73 रखोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 34.6 मीटर। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका जो है काम चल जाएगा। तो इसमें किसका उपयोग करना है आपको, टेन थीटा का। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है 2 नंबर की क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें पहला दे रखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसमें क्या बताना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको क्या करना है, हमेशा उल्टा मान के सवाल को हल करना है। आप इसको हमेशा मानकर चलो कि √2 एक परिमेय संख्या है, उस आधार पर इसको हल करेंगे तो आपको निश्चय ही एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का अच्छा तरीका सुलभ हो जाएगा। तो सबसे पहले माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है तो इसका मतलब क्या होगा, √2 बराबर a/b, यानी कि p/q लिखते हैं अपन। और a, b क्या है बच्चों, पूर्णांक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है परिमेय संख्या p/q, जहाँ pq पूर्णांक होते हैं और बटे वाली संख्या का मान क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0। और दोनों क्या होती है बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं, सॉरी अभाज्य संख्याएं होती है। तो अपन इसमें लिख देते दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि जिनका गुणनखंड या तो स्वयं होगा या फिर एक होगा, उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसको हल करते हैं, वज्र गुणा करते तो यह आ जाएगा बच्चा आपके पास √2b बराबर a। दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √2b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 2b² बराबर a²। अब देखो ये क्या आ रहा है, 2b² बराबर a², यानी कि अगर मैं 2 का भाग इधर लगाऊं a² में तो आंसर में क्या बचेगा आपके पास, b²। क्या बचेगा बच्चों, b²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है 2 a² को विभाजित करता है। 2 अगर a² को विभाजित करेगा तो a को भी करेगा, तो इसी प्रकार 2 a को भी विभाजित करता है। भाई अगर 2 का भाग मैं इधर करूं तो बराबर क्या बचेगा आपके पास, b² बचेगा, यानी कि a² बटे 2 करो तो b² बचेगा, यानी कि 2 क्या कर रहा है, a² और a को भी विभाजित कर रखा है। अब क्या करना है आपको, a² में कोई एक नई संख्या है जो लेनी है। मैं मान लेता हूँ a बराबर 2c रख देता हूँ, a के स्थान पर क्या रखता हूँ मैं, 2c रखता हूँ। अगर ये हो जाएगा 2b² बराबर a के स्थान पर 2c का स्क्वायर। इसको अगर हल किया तो यह आ जाएगा 2b² बराबर 4c²। ये कट गया 2 बार, तो b² बराबर क्या आ गया, 2c²। अब इसका मतलब भी क्या हुआ,
अगर 2 को मैं बटे में भेजता हूँ तो ये हो जाएगा b² बटे 2 बराबर क्या आएगा आपके पास c²। इसका मतलब ये हुआ 2 है जो b² तथा b को भी विभाजित करता है। तो 2 क्या कर रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी क्या कर रहा है बच्चों, विभाजित कर रहा है। अतः a और b में क्या हो जाएगा, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। क्योंकि 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है और 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। भाई किसी भी संख्या को मान लो ये 4 है और ये 6 है, इनमें दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 2, इसको लिख सकता हूँ 2 × 3। तो इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बच्चों, 2 है। आ रहा नहीं आ रहा है। इसी प्रकार अगर a और b को डिवाइड कर रहा है तो दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अपन ने सबसे पहले क्या माना है कि दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, यानी कि इनका गुणनखंड जो है या तो खुद है या फिर 1 है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इनका गुणनखंड 2 भी आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 2 भी आ रहा है। तो इसमें लिखना है अपन को, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, ये जो विरोधाभास आ रहा है, यानी कि अपन ने पहले माना है कि a और b जो है सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या का एक कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्या होता है बच्चों, केवल 1 होता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। इसका मतलब ये गलत है, और गलत है तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या जब नहीं है तो √2 क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या हुई। अतः स्पष्ट है कि √2 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से जो है इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक 3/2 - 1/3 है, तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि जो शून्यांक और गुणांकों के संबंध है वो सत्य है कि नहीं है। देखो आपको इस प्रश्न में आपको दे रखा है बच्चों, एक बहुपद दे रखी है आपको 6x² - 3 - 7x, और इसके शून्यांक दे रखे, मान लो एक अल्फा मान लेता हूँ, एक बीटा मान लेता हूँ। ये दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है 3/2 और एक दे रखा है -1/3। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं। देखो इसमें a का मान हो जाएगा 6, b का मान होगा -7। b क्या होता है, x का गुणांक, और c होता है अचर पद जो -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने पढ़ा है -b/a। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b का मान क्या है बच्चों, -7 है, a का मान 6 है, तो यह आ जाएगा 7/6। और अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़ा है आपने c/a। c का मतलब -3/6 बराबर -1/2। योग कितना आ रहा है, 7/6 आ रहा है, गुणा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा जो उसने दे रखा है। अल्फा का मान कितना दे रखा है बच्चों, 3/2, बीटा का मान दे रखा है 1/3, तो माइनस का क्या है
1/3। एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आता है बच्चों 6। 2 का भाग 6 में दिया 3, 3 दिया 9, माइनस 3 का भाग 6 में दिया 2, 2 एक कम 2। तो ये क्या आ गया, 9 में से 2 गया तो 7/6। कितना आ गया बच्चों, 7/6। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं। अल्फा का मान कितना है, 3/2 है, इंटू बीटा का मान -1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -1/2। तो इस प्रकार से चेक करने पर जो मान प्राप्त हुआ वही इस प्रकार से चेक करने पर प्राप्त हुआ। अतः यहाँ लिखना है आपको, अतः दिए गए बहुपद में शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है बच्चों, संबंध सत्य है। जो संबंध दे रखा है वो क्या है बच्चों, सत्य है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, समीकरण निकाय x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को क्या करना है बच्चों, हल करना है। तो हल करने के बाद में क्या पता चलेगा आपको, x और y का मान निकालना है। तो इसको हल करते हैं। देखो पहला समीकरण है आपका x - y + 1, x - y + 1 = 0, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 आपका दे रखा है बच्चों 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 के जो x y के गुणांक है, इसमें 1 1 है, इसमें 3 2 है। अब हल करने के लिए ज़रूरत है कि या तो x और y के गुणांक किसी एक के गुणांक सेम हो। अगर मैं y के गुणांक सेम करता हूँ तो समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करो दिया जाएगा -2y + 1 × 2 करेंगे तो 2 = 0। यह गया समीकरण नंबर 3 मान लिया मैंने। अब देखो समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है और 1 में भी 3 में भी कितना है, 2 है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2y + 2 = 0। और ये है समीकरण नंबर 2 वाली, ये 2 है ये 3 है। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तो 3x + 2y - 12 = 0 प्लस करना है। तो माइनस का 2y प्लस का 2y क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2 5x माइनस का 12 प्लस का 2, माइनस का कितना गया 10 = 0। तो ये आ गया आपके पास 5x - 10 = 0। तो 5x = 10 अगर पक्षांतरण किया तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। x = 10/5, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब x का मान अपन समीकरण 1 में रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः समीकरण 1 से x का मान रख दो, 2 - y + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 - y = 0। तो y का मैंने पक्षांतरण अगर किया क्या आ जाएगा, y = 3। कितना आ गया बच्चों, y का मान 3 आ गया और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार से जो है समीकरण में x और y के किसी एक मान को बराबर करके समीकरण को या तो जोड़ना है या घटाना है। एक मान को कैंसिल करना है, दूसरे की सहायता से मान प्राप्त करना है। और दोनों जो आपको इसमें चर दे रखे हैं उनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO/BO = CO/DO।
सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिया है, क्या दिया है आपको, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और ए बी क्या है बच्चों, समांतर है सी डी। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ये इस प्रकार से आपका कोई समलंब चतुर्भुज होता है और इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये आपका ए बी, ये आपका सी डी, और इसके विकर्ण जो है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैंने विकर्ण खींच लिए इसके, एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये ओ बिंदु पर क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखो आपने इसमें प्रमेय पढ़ रखी है, तो एक रचना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रचना कि ए बी के समांतर, ए बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ये ई ओ, इसको मैं बताता हूँ ई ओ, जो ए डी को ई बिंदु पर क्या करती है बच्चों, प्रतिच्छेद करती है। एक रचना कर लिया अपन ने, कहाँ से, ओ से ई तक एक रेखा खींची है, किसके समांतर खींची है, ए बी के समांतर खींची है। तो आपने पढ़ा है उपपत्ति, उपपत्ति सबसे पहले देखते हैं, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में देखो आपने पढ़ रखा है बच्चों कि अगर एक त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो जिसमें अगर दो समांतर रेखाएं हो तो इनकी भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित होती है। तो ये आपका त्रिभुज देखो, ये ओ बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये डी बिंदु है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा डी ओ, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको एक और देखना है कि त्रिभुज ए डी सी में देखो इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा क्या हो जाएगा, ओ सी, यानी कि सी ओ। क्योंकि इसमें भी देखो आप, इसमें अगर देखते हैं तो ये आपका बिंदु ए है, ये डी है, ये सी है, इस प्रकार से ये सी, ये डी, ये ए है, और ये बिंदु आपका कौन सा है, ई है। अब इसमें देखो अगर ये रेखा ए बी के समांतर है, और आपने पढ़ा क्या है, अगर दो रेखाएं ए बी समांतर सी डी है, तो दो रेखाएं समांतर है, और कोई सी भी अन्य रेखा की समांतर रेखा होती है वो आपस में क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। तो ये भी क्या हो जाएगी, आपस में समांतर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से ए ई बटा ई डी आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। आपको क्या लाना है, ए ओ बटा बी ओ। तो आपस में क्या कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा ए ओ बी ओ, नीचे लाया मैं तो ये आएगा बी ओ, सी ओ इधर भेज दिया, सी ओ बटा डी ओ।
ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आपको इस प्रकार से जो है ये प्रश्न जो आपके त्रिभुज की समरूपता वाले चैप्टर का है। किस चैप्टर का है बच्चों, त्रिभुज की समरूपता वाले चैप्टर का उदाहरण है। तो वहाँ भी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें प्रमेय नंबर 6.1 का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,5 से क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। तो यह निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार को अच्छी तरह से समझते हैं। देखो आपको एक बिंदु दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं आपको। एक तो दे रखा है ए 6,5, एक दे रखा है बी -4,5। उसने एक्स अक्ष किस अनुपात समदूरस्थ है, किससे बच्चों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जहाँ से समदूरस्थ है। और आपको पता है कोई बिंदु एक्स अक्ष पर मान लो ओ बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 रखोगे जब भी इस बिंदु का मान आपको प्राप्त होगा। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, दूरी बराबर है। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ओ, यानी कि दूरी ए ओ बराबर दूरी बी ओ। दूरी सूत्र आपने पढ़ रखा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ या, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर। आपने दूरी पढ़ रखी है, दूरी सूत्र आपने पढ़ रखा है बच्चों कि एक्स निर्देशांक का अंतर, तो एक्स -6 स्क्वायर प्लस 0 - 5 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इधर से भी करते हैं, एक्स माइनस माइनस को ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 12x प्लस बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। 0 में से -5 किया तो -5 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 25 बराबर, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 में से 5 गया तो माइनस का 5 और -5 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 25। प्लस के 25 से प्लस का 25 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक्स के मान एक तरफ लिखते हैं और वाई के मान एक तरफ लिखते हैं। तो ये देखो 12x माइनस का है, ये प्लस, और इधर 36 है, ये 36, 16 इधर आया तो माइनस का 16, इधर 8x प्लस का है, माइनस का 12x इधर गया तो प्लस का 12x, ये आ गया 20 बराबर 8 और 12 ये हो जाएगा 20x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/20, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 बराबर क्या हो जाएगा 1,0 है। कौन सा बिंदु प्राप्त हो आपको, 1,0। तो ये बिंदु जो है 1,0 इन बिंदु से क्या है बच्चों, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप जो है हल कर सकते हो। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। B कोण 90 डिग्री का है, तो साइन A तथा साइन C का मान ज्ञात कीजिए। यह भी आपका त्रिकोणमिति का प्रश्न है, जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो तीनों भुजाएं पता करनी है, उसके आधार पर कोण का मान बताना है। देखो त्रिभुज ABC में AB कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। B कोण 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले आप बना लेते हैं कि ये आपका जो है B कोण क्या है, 90 डिग्री का है। AB इसको मैं मान लेता हूँ A, ये 24 का हो जाएगा, तो ये BC कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसने पूछा एक तो ये वाला कोण से मान पूछा है, ये वाला कोण से मान पूछा है। तो सबसे पहले साइन
ए पूछा इसने और एक पूछा है बच्चों साइन सी। साइन ए बराबर क्या होगा बच्चों, ए के लिए साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या है, BC बटा कर्ण तो AC होगा। और साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। तो साइन सी के लिए लंब का उपयोग किस में करेंगे अपन, AB के लिए, और कर्ण की जगह आपका AC आएगा। तो आपका BC पता है और AB पता है, लेकिन AC पता नहीं है। तो AC के लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 का वर्ग होता है बच्चों 576 प्लस 7 का 49, इनको अगर जोड़ते तो आएगा 625 के बराबर। तो AC का वर्ग कितना आ गया 625, तो AC बराबर आ जाएगा रूट 625। ये किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर। तो AC का मान कितना आ गया बच्चों 25। अब साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या है 7, कर्ण के सेम, तो एक ये आ जाएगा 7 बटे 25। और साइन सी के लिए क्या आ जाएगा लंब, सी के इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। तो सी के सामने कौन है, AB है, तो ये आ गया 24, कर्ण की जगह 25। इस प्रकार से जो है आपको सबसे पहले कर्ण का मान पता करना है, उसके आधार पर जो भी आपको कोण दे रखे उसके मान आप फाइंड कर सकते हो। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का कोण उन्नतांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करनी है बच्चों, आपको मीनार की ऊंचाई पता करनी है। देखो समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, कोण 60 से घटकर कितना होता है 30 होता है। तो मीनार की हाइट पता करनी है। देखो ये कोई मीनार है, अब उसने बोला इसकी छाया जो है 40 मीटर लंबी हो जाती है जब कोण 60 से 30 होता है। तो पहले कोण 60 था, पास में कोण ज़्यादा होता है, जब छाया दूर जाती है तो कोण क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। तो ये कोण कितना हो गया 30 हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, 40 मीटर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई बच्चों, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो उसने पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या पता करना है, h पता करना है। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ x, कितना मान लेता हूँ बच्चों x। तो ये a मान लिया मैंने, या b या d, इसको मान लिया c। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखो आपको क्या पता है, एक तो लंब पता है और एक आधार पता है। और लंब और आधार में संबंध होता है टेन थीटा का। किसका होता है बच्चों, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका AC, आधार है आपका AB, ये हो जाएगा h बटे x। टेन थीटा की जगह क्या है, टेन 60 डिग्री बटा h बटा x। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी h बराबर क्या हो जाएगा इससे, h बराबर √3x। ये आपका समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको लिखना है त्रिभुज ADC में पूरा त्रिभुज लेना है। इसमें भी देखो आधार पता है, एक आधार क्या है पूरा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 40। ये A आपका A D है और लंब क्या है h है। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे, टेन थीटा का। तो टेन 30 डिग्री बराबर AC बटा
AD। सूत्र कौन सा लग रहा है? लंब बटे आधार वाला। लंब कितना है आपका? h है। आधार आपका x प्लस 40, टेन 30 का मान आता है 1/√3। कितना होता है बच्चों? 1/√3। इसको अगर हल करते हैं और आपको पता है h का मान यहाँ कितना आ रहा है? √3x। तो यहाँ समीकरण 1 से क्या करते हैं? समीकरण 1 से h बराबर √3x रखने पर, यहाँ मान रखते हैं अगर, तो 1/√3 बराबर h की जगह क्या? √3x बटे x प्लस 40। वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करने पर यह आ जाएगा, x से गुणा होगा x प्लस 40, तो x प्लस 40 बराबर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों? 3x। इसको अगर हल करेंगे तो x को क्या करेंगे? एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ रखेंगे। तो 40 बराबर 3 माइनस प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, 40 बराबर 2x, तो x बराबर 40/2 बराबर 20। तो x बराबर कितना आएगा बच्चों? 20 मीटर। आपको क्या याद करना है? h का मान। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या दे रखा है आपको? √3x दे रखा है। x का मान कितना है? 20 है, तो 20√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी बच्चों? 20√3 मीटर आपको मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो गई है। एक बार इस प्रश्न को अच्छे से देख लें। पहले क्या करना है? छोटे त्रिभुज का उपयोग करना है और ऊंचाई और आधार में संबंध स्थापित करना है। तो ये कर लिया अपन ने। फिर पूरे बड़े त्रिभुज का उपयोग करना है और छोटे त्रिभुज की सहायता से जो मान प्राप्त किया वो आपको बड़े त्रिभुज में रखना है। उसके आधार पर दिया गया जो भी कोई भी मान हो, भले आपको मीनार की ऊंचाई याद करनी हो, आधार की ऊंचाई याद करनी हो, इस माध्यम की सहायता से आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वृत्तवाद चैप्टर से बच्चों, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो आपको इसमें सिद्ध करके बताना है कि वृत्त के अगर व्यास के सिरों पर कोई रेखाएं खींची जाए तो क्या होती है बच्चों? समांतर होती है। इस प्रश्न को देखते हैं। देखो, आपको सबसे पहले एक चित्र बनाना है। ये कोई वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र O है, इसका व्यास है। इसके सिरों पर मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची है और आपको पता है ये मानो मैंने L मान लिया, इसको M मान लिया। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको L समांतर M। तो उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति। आपने ये तो पढ़ा है, वृत्त के किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा? 90 का होगा। ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा। और आपने पढ़ रखा है कि अगर दो रेखाएं इस प्रकार से हैं, ये कोण भी बराबर है इसके, तो ये क्या हुए? एकांतर कोण हुए। और आपने पता है एकांतर कोण जब बराबर हो तो आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ रखी है कि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है बच्चों? समांतर होती है। तो उपपत्ति में लिखना है आपको, चित्रानुसार कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर भी 90 डिग्री। A कोण भी 90 डिग्री है और B कोण भी 90 डिग्री है। कारण क्या है? ब्रैकेट में लिख दो, वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या बनाती है? समकोण बनाती है, इसलिए 90 डिग्री है।
तो ये क्या हुआ, एकांतर कोण बराबर है, अतः कोण ए बराबर कोण बी। कारण क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। और एकांतर कोण जब बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए L समांतर M। अगर दो रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होना चाहिए, तो इसमें उल्टा दे रखा है, एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्या करने हैं, क्षेत्रफल आपको पता करने हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपन एक चित्र बनाएंगे। देखो ये आपका कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा, इस पे जीवा का मतलब ये वाली कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसने पूछा एक तो लघु वृत्तखंड ये वाला, अगर ये पूरा सर्कल है, छोटा रूप में बनाते हैं, तो एक तो ये वाला इसका क्षेत्रफल पता करना है, एक इस वाले का क्षेत्रफल पता करना है, बड़े वाले का। तो एक तो छोटा वाला हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला, और एक जो खाली बच रहा है पूरा, उसका क्षेत्रफल आपको पता करना है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, त्रिज्या दे रखी है एक तो r बराबर 12 सेंटीमीटर, एक कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। और आपको पता है अगर त्रिज्याएं क्या है, दो समान है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हुआ, फिलहाल तो देखने में तो समबाहु लग रहा है, लेकिन अगर एक कोण 60 है और दो भुजाएं अगर बराबर हो तो ये दो कोण भी बराबर होंगे, और दो कोण जब बराबर होंगे तो ये 60 है तो ये कितने होंगे, 120। 120 के आधे कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो इसका मतलब ये त्रिभुज जो हुआ, ये ओ ए बी जो त्रिभुज हुआ, ये क्या है एक बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो लघु वृत्तखंड का मतलब ये वाला। तो सबसे पहले लगाते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसे बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो पूरा पार्ट होता है ये वाला, ये इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड, तो और वृत्तखंड बोलते ही है। तो अगर इसका अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज कौन सा है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो पाई का मान रखते हैं 3.14 या 22/7, आर का मतलब 12 का स्क्वायर इंटू 12 इंटू 12, थीटा का मान 60 दे रखा है आपको, बटे 360 डिग्री माइनस √3/4 इंटू 12 का वर्ग यानी 12 इंटू 12। त्रिभुज की भुजा भी 12 है, त्रिज्या भी 12 है। इसको अगर हल करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 3.14 इंटू, देखो ये कट गया 60, 360 कितने बार, 6 बार, 6 से कटेगा ये 2 बार, कितने बार कटेगा बच्चों, 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 माइनस 4 से कट जाएगा 3 बार, 12 दिया कितना हो जाएगा 36, √3 का मान होता है 1.73 इंटू 12 दिया 36। इसको अगर हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 75.36 माइनस इसका मान आएगा आपके पास 62.28। माइनस करने पर जो है 75.36 में से 62.28 गया तो आपके पास आएगा 13.08। कितना आएगा बच्चों, 13.08 वर्ग सेमी।
ये किसका है, इस लघु वृत्तखंड का आया। इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 13.08। आपको इसका और निकालना है और इसका और निकालना है। तो ये देखो, अगर ये पूरा सर्कल है, इसका आपको पता है और इसका अगर निकालना है, तो पूरे सर्कल में से अगर इसको हटा दिया जाए क्या बचेगा, ये बड़ा वाला बचेगा। बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड। क्या लिखते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, पाई स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का अपन ने ज्ञात किया, अपन ने 13.08 पाई स्क्वायर। इसको हल करते हैं, यह आ जाएगा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 13.08। इसको सोल्व करके दिया आएगा बच्चों 452.16 माइनस 13.08, माइनस करने पर आ जाएगा 439.08। 452.16 में से 13.08 माइनस किया तो कितना आ गया, 439.08 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये 12वां जो प्रश्न है, इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का जो आंसर आया आपके पास, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। कितना आ गया, लघु का गया 13.08 और दीर्घ का गया 439.08 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों, निम्नलिखित 13 नंबर क्वेश्चन है। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 23 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको जब भी दे रखा हो, उसमें एक बिल्कुल सामान्य सूत्र है, संख्या बराबर बड़ा बटे छोटा। यानी कि बड़ा आयतन में क्या करना है, छोटे आयतन का भाग देने पर आपको जो उचित आंसर प्राप्त हो जाता है। देखो, ईंटों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है आपको, ईंटों की संख्या बराबर लिखना है आपको दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी, 5 मीटर। अब देखो, एक मात्रक यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है और ईंट की माप सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, सभी माप को सेंटीमीटर में लिखना है। तो 5 मीटर बराबर कितना होता है, 500 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 30 दे रखी है तो 30 सेंटीमीटर सही है। ऊंचाई 3 मीटर है, 3 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 300 सेंटीमीटर। ईंट क्या दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है सेंटीमीटर में। तो सभी मात्रक क्या है, एक ही राशि में होने चाहिए, इंटू 10 इंटू 7.5। इसको अगर हल करेंगे आप तो इसका मान कितना जाएगा बच्चों, 3000। कितना आएगा, 3000। हल करके भी देख सकते हो। 1 0 से 2 0, ये 1 2 0 कैंसिल हो गई। 2 से इसको काट सकते हो, कितनी बार, 15 बार। 7.5 का 2 गुना होता है बच्चों 15, और ये 2 इंटू 3 6, 6 पंजा का 30, 300, 2 0 पीछे की पीछे। तो ईंटों की संख्या कितनी आएगी बच्चों, 3000। तो इस प्रकार के सवाल में आपको हमेशा ध्यान रखना है बड़ा बटे छोटा, यानी कि बड़ी कौन है दीवार, छोटा कौन है ईंट। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है आपको आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, तो इसका माध्य देखते हैं। देखो, मैं यहाँ सीधा इसको इधर जोड़ देता हूँ बच्चों, इसी में हल करते हैं। तो देखो, इसकी संचयी बारंबारता सी अब क्या हो जाएगी, 6, यहाँ हो जाएगी 26 और 24 50, 78,
93, 97, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा पूरा 100। यानी कि सिग्मा एफ बारंबारता क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ या एन लिखते हैं। ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों, 100 के बराबर आ रहा है। और संचय बारंबारता भी किसके बराबर आ रही है, 100 के बराबर आ रही है। तो आप हमेशा इसमें क्या करते आए हो, n/2 यानी कि 100/2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 50। क्या आएगा, 50 आ रहा है। तो 50 से ठीक अधिक जो संचयी बारंबारता होती है उसके माध्यम से इस प्रकार के क्या करते हैं आप प्रश्न को हल करते हैं। तो 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता CF का मान क्या है बच्चों, 93 है, सॉरी 78 है। और 78 के समकक्ष जो चर का मान होता है वही आपका माध्यक होता है। से ठीक अधिक CF का मान 78 के समकक्ष चर का मान क्या है, 29 है। 78 के समकक्ष चर क्या है, 29 है। चर का मान 29 है। अतः माध्यक बराबर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, 29। क्या हो जाएगा माध्यक, 29। तो इस प्रकार का बहुत ही सरल प्रश्न है। जब भी अवर्गीकृत वाला मामला दे रखा हो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। सेक्शन बी का 15 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर क्या हो, समान अंक प्राप्त हो। क्या हो बच्चों, समान अंक प्राप्त हो। तो देखो पासे को फेंकने पर समान अंक क्या आएंगे, 1,1 आ सकता है, 1 के साथ में 1 आएगा। इसी प्रकार 2 के साथ में 2 आएगा। इस प्रकार चलते चलते 6 के साथ में 6 आएंगे। तो पासे के उछालने पर कुल घटना कितनी बनती है, एक पासे को दोनों पासों को, तो यहाँ आ जाएगा 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं बच्चों, 36। अब समान अंक आने पर अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। तो पहला है दोनों पासों पर समान अंक क्या क्या हो सकते हैं, 1,1, इसी प्रकार से 2,2, इसी प्रकार से 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो कुल अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी बच्चों, बराबर 6। तो समान अंक आने की प्रायिकता, इनके पहले का आंसर क्या हो जाएगा, प्रायिकता अनुकूल बटा कुल, यानी कि 6/36 बराबर 1/6। इसी प्रकार दोनों पासों पर अंकों का योग 7 प्राप्त होगा। कुल परिणाम तो आपको पता है 36 है। अब 7 कब कब आ सकते हैं, जब 1 के साथ में कितना आया बच्चों, 6 आए, 2 के साथ में 5 आए, 3 के साथ में 4 आए, 4 के साथ में 3 आए, 5 के साथ में 2 आए और 6 के साथ में 1 आए। तो इस वाले मामले में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल अनुकूल घटनाएं कितनी बन रही है बच्चों, 6 आए। तो दोनों पासों पर इसमें हो जाएगा, दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बराबर वही अनुकूल बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितने इसमें भी 6/36, डिवाइड करेंगे तो 1/6। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1/6 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है आज अपन ने सेक्शन ए और सेक्शन बी हल कर लिया है। अगले वीडियो में सेक्शन सी भी हल करेंगे। तो आपको एक मोटा मोटा इसमें अंदाज़ा हो गया होगा कि बोर्ड जो परीक्षा का पैटर्न है किस प्रकार से है और किस
चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको एक बार और बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।